हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 का मेरे प्यारे बच्चों हिस्ट्री का आपका 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो तो कभी भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया या तो 2026 के आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम परीक्षा में पूछने की संभावना है और ऐसा ही प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और अंत में यह भी बतलाना है कि 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपका कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुआ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का इस सेशन का आपका मेरे प्यारे बच्चों का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए ये प्रश्न आपको 2016, 19, 21, 22 कितना बार आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। जो हड़प्पा सभ्यता का जो एक प्रसिद्ध शहर है ना लोथल, वो किस नदी के किनारे स्थित है वो आपको बतलाना है। तो ऑप्शन नंबर ए में सिंधु नदी के किनारे स्थित है, या ऑप्शन नंबर बी में रावी नदी के किनारे स्थित है, या ऑप्शन नंबर सी में आपको सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, या ऑप्शन नंबर डी में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो सबसे पहले ये जानिए कि सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता का ना कौन सा शहर स्थित है। तो सिंधु नदी के किनारे आपको मोहनजोदड़ो स्थित है, और रावी नदी के किनारे आपको हड़प्पा शहर स्थित है, और सरस्वती नदी के किनारे है ना जो कालीबंगा स्थित है। और मेरे प्यारे जो भोगवा नदी है ना, उनके भोगवा नदी के किनारे कौन स्थित है, लोथल है ना जो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो आपको एक नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और लोथल से एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि लोथल कहाँ पर स्थित है, यानी कि जो लोथल है ना वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। तो लोथल है ना जो भारत का ना गुजरात राज्य में स्थित है, इसको भी आपको याद रखना है। और गोदीबीरा या गोदीबारा का प्रमाण कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है, इसको भी आपको याद रखना है। जो हड़प्पा सभ्यता का जो बंदरगाह शहर बोला जाता है ना, वो लोथल के ही बोला जाता है, इसको भी आपको याद रखना है। तो आपको एक नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो भोगवा नदी के किनारे। चलिए फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है कि मेरे प्यारे बच्चों महाभारत की रचना किसने की। जो महाभारत है ना उसकी रचना किसने की, यानी कि महाभारत है ना उसको किसने लिखी। देखिए ये क्वेश्चन आपको 2014, 16, 24 में पूछा गया है। तो महाभारत की रचना किसने की, ऑप्शन नंबर ए में वाल्मीकि जी किए, या ऑप्शन नंबर बी में मनु जी किए, या ऑप्शन नंबर सी में आपको कालिदास जी किए, या ऑप्शन नंबर डी में वेद व्यास जी किए। तो सबसे पहले जानिए कि महाभारत की रचना किसने की। तो ये जो वाल्मीकि जी है ना ये रामायण की रचना किया, और जो मनु जी है ना ये मनुस्मृति का रचना किया, और कालिदास है ना जो मेघदूतम का रचना किया, और जो वेद व्यास जी है ना महाभारत का रचना किया है। तो आपको 2 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारों, जो वेद व्यास जी हो जाएगा। और महाभारत का रचना किस भाषा में हुआ है, तो संस्कृत भाषा में। अगर आपसे पूछ देगा कि महाभारत का जो भाषा है ना, यानी कि महाभारत का ना रचना किस भाषा में हुआ, तो संस्कृत भाषा में हुआ। किसने किया, वेद व्यास ने किया था, इसको भी आपको याद रखना है। और महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला था, 18 दिन तक, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए फिर आपका तीसरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, अल्बिरोनी किसके साथ भारत आया था। अब आपसे पूछा जाता है कि जो अल्बरोनी है ना, अल्बरोनी किसके साथ भारत आया था। ऑप्शन नंबर ए में आपको महमूद गजनबी के साथ, या ऑप्शन नंबर बी में महमूद गौरी के साथ, या ऑप्शन नंबर सी में तैमूर के साथ, या ऑप्शन नंबर डी में मोहम्मद बिन कासिम के साथ। अल्बिरोनी है ना किसके साथ भारत आया था। ये क्वेश्चन देखिए आपको 2014 में, 15 में, 17 में, 18 में, 19, 21, 22 में पूछा है। कितना इंपॉर्टेंट है। तो अल्बिरोनी किसके साथ मेरे प्यारे बच्चों भारत आया था, तो महमूद गजनबी के साथ आए थे। तो आपको 3 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महमूद गजनबी के साथ भारत आए थे। और अल्बिरोनी ने भारत आया ना, तो भारत में जब अलग अलग जगह पर इन्होंने यात्रा किया ना, यानी कि भारत का यात्रा किया, यानी कि भारत के अलग अलग स्थानों पर ने घूमा ना, तो उसके बारे में ना एक किताब लिखा था। एक लिखा
लिखा था किताबुल हिंद और दूसरा लिखा था तहकीक ए हिंद, जो किस भाषा में लिखा था मेरे प्यारे बच्चों? अरबी भाषा में लिखा था। इन दोनों किताब का रचयिता कौन है? अल बिरूनी है। और अल बिरूनी किस देश का मूल निवासी है? उज्बेकिस्तान के। इसको भी आपको याद रखना है। और अल बिरूनी किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनबी के साथ आया था। तो 3 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर एक बार हम आपको बतला देना चाहता हूं कि किताबुल हिंद और मेरे प्यारे बच्चों तहकीक ए हिंद यानी कि तहकीक ए हिंद किसकी रचना है? अल बिरूनी के। इसको भी आपको याद रखना है। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, त्रिपिटक का साहित्य यानी कि त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है? देखिए ये क्वेश्चन आपको 2014 में, 17 में, 22 में पूछा गया है। तो त्रिपिटक का मतलब क्या होता है? 3 टोकरिया, यानी कि त्रिपिटक का मतलब होता है 3 टोकरिया जिसमें पुस्तक को रखा जाता है, यानी कि त्रिपिटक यानी 3 टोकरिया जिसमें क्या पुस्तक को रखा जाता है। तो किस त्रिपिटक, कौन सा त्रिपिटक का है ना? 3 टोकरिया अर्थ होता है जिसमें पुस्तक को रखा जाता है। एक होता है आपको विनय पिटक, एक होता है अभिधाम पिटक और एक होता है सूत पिटक। 3 पिटक होता है। एक होता है सूत पिटक, अभिधाम पिटक, विनय पिटक। इन तीनों साहित्य धर्म किससे संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों? बौद्ध धर्म से संबंधित है। विनय पिटक और सूत पिटक और अभिधाम पिटक में ना भगवान बुद्ध का ना शिक्षा को लिखा गया। किसमें? त्रिपिटक। और इन्हीं तीनों को ना मिलाकर त्रिपिटक कहा जाता है, यानी कि विनय पिटक और अभिधाम पिटक और सूत पिटक को ना मिलाकर आपको त्रिपिटक कहा जाता है। तो त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों? बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो आपको 4 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे प्यारे बच्चों अशोक का संबंध किस वंश से है? ये जो अशोक जो राजा था ना उसका संबंध किस वंश से है? ऑप्शन नंबर ए में नंद वंश से है, या ऑप्शन नंबर बी में मौर्य वंश से है, या ऑप्शन नंबर सी में गुप्त वंश से, या ऑप्शन नंबर डी में है शुंग वंश से। तो अशोक का संबंध किस वंश से है मेरे प्यारे बच्चों? मौर्य वंश से। किस वंश से है? मौर्य वंश से है। तो आपको 5 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मौर्य वंश हो जाएगा। और अशोक को न प्रियदर्शी शासक भी कहा जाता है, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे प्यारे बच्चों कालीबंगा स्थित है, यानी कि अब आपसे पूछा जाता है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है? यह हड़प्पा सभ्यता का एक शहर है। तो कालीबंगा आपको कहाँ स्थित है? देखिए क्वेश्चन कब कब पूछा गया? 2015 में, 21 में, 23 में, 24 में पूछा गया कि कालीबंगा है ना कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में हरियाणा में है, या ऑप्शन नंबर बी में उत्तर प्रदेश में है, या ऑप्शन नंबर सी में राजस्थान में, या ऑप्शन नंबर डी में पाकिस्तान में है। तो सबसे पहले जानिए हरियाणा में है ना बनावली और राखीगढ़ी कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है? हरियाणा में। और उत्तर प्रदेश में है ना आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित, और राजस्थान में है ना आपको कालीबंगा स्थित है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको 6 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजस्थान। और ये पाकिस्तान में है ना सुतकानकीदेव, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इन तीनों शहर है ना, चन्हुदरो, चारों शहर है ना मेरे प्यारे बच्चों जो पाकिस्तान में स्थित है। और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, बनावली हरियाणा में है, बनावली और राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है, और जो कालीबंगा है जो राजस्थान में स्थित है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? अब आपसे पूछा जाता है यहाँ पर आपको दे दे सिंधु घाटी दे दे या हड़प्पा सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो दोनों का ना मतलब सेम होता है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है और हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सिंधु घाटी के निवासी को न किस धातु को ज्ञान नहीं था। देखिए ये क्वेश्चन 2014, 19, 21, 23 में पूछा गया है। तो सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ऑप्शन नंबर ए में सोना का ज्ञान नहीं था, यानी कि उनको सोना बनाने का ज्ञान नहीं था, या ऑप्शन नंबर डी बी में है चांदी बनाने का ज्ञान नहीं था, या ऑप्शन नंबर सी में लोहा हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर डी में तांबा हो जाएगा। तो सिंधु घाटी निवासियों का ना इन सभी चीज का ज्ञान था, लेकिन एक लोहा है ना उसका ज्ञान नहीं था, यानी कि लोहा बनाने का ना तकनीक से ना वो लोग परिचित नहीं थे। तो सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था मेरे प्यारे बच्चों? लोहा का ज्ञान नहीं था। तो आपको 7 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों कि इंडिका की रचना किसने की। अब आपको बतलाना है कि इंडिका जो पुस्तक है ना उसकी रचना किसने की है। ऑप्शन नंबर ए में कौटिल्य ने किया, या ऑप्शन नंबर बी में मेगास्थनीज ने किया, या ऑप्शन नंबर सी में अल्बिरोनी ने किया, या ऑप्शन नंबर डी में पतंजलि ने किया। तो इंडिका की रचना किसने किया था मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आपको सही हो जाएगा, मेगास्थनीज ने किया था। और कौटिल्य ने किस बुक का रचना किया था, अर्थशास्त्र का रचना किया था। और जो अल्बिरोनी है ना किताब उल हिंद का रचना किया था और तहकीक ए हिंद का रचना किया था। और जो पतंजलि है ना ये महाभाष्य का रचना किया था। तो आपको सभी का रचना याद रखना है। कौटिल्य का कौन सा रचना है, अर्थशास्त्र। और मेगास्थनीज का कौन सा रचना है मेरे प्यारे बच्चों, इंडिका है। और अल्बिरोनी का कौन सा है, किताब उल हिंद है और एक तहकीक ए हिंद है। और पतंजलि का कौन सा रचना है, महाभाष्य। इन सभी रचना को आपको याद रखना है। और 8 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेगास्थनीज हो जाएगा। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो भारतीय इतिहास का काल है ना, कौन सा काल है ना जो स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। जैसे हमारे वर्तमान में किसका, मान लीजिए कि बीजेपी का सरकार है तो कौन सा काल माना जाएगा, यानी कि बीजेपी की काल माना जाएगा। और पहले कांग्रेस का सरकार था तो यानी कि कांग्रेस का काल था। उसी प्रकार ना भारतीय इतिहास का ना पहले कौन सा काल में ना, कौन सा काल को ना स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। यानी कि स्वर्ण काल का मतलब होता है कि अच्छा काल। यानी कि उस युग में ना मेरे प्यारे बच्चों, उस युग का ना जनता खूब समृद्ध थे, खूब धनिक मनिक व्यक्ति थे। उनकी सांस्कृतिक सीमा जो, यानी कि उनकी जो सांस्कृतिक रहन सहन होते ना वो अच्छा था। किस काल में थे, ऑप्शन नंबर ए में मौर्य काल में थे, या ऑप्शन नंबर बी में गुप्त काल में, या ऑप्शन नंबर सी में मेरे प्यारे बच्चों मुगल काल में, या ऑप्शन नंबर डी में अंग्रेजी काल में। तो भारतीय इतिहास का कौन सा काल है ना जो स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, तो गुप्त काल को ना स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। देखिए क्वेश्चन आपको 17-21 में पूछा गया है। तो भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, तो गुप्त काल जाना जाता है। चलिए अब फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। अब आपसे पूछा जाता है कि नेपोलियन जो बोनापार्ट थे ना वो कहाँ यूरोप का शासक थे। तो यूरोप का जो शासक थे ना तो लगभग ना है ना पूरे दुनिया पर ना विजय प्राप्त किया था। उसी प्रकार ना भारत का एक शासक था जो समुद्रगुप्त है ना, वो बहुत जगह पर नहीं अपना शासक यानी कि बहुत स्थानों पर नहीं इन्होंने विजय प्राप्त किया था। और बहुत दुनिया को ना इसने भी जिस तरीके से ना नेपोलियन बोनापार्ट ने जीता था ना उसी प्रकार से ना मेरे प्यारे बच्चों समुद्रगुप्त भी ना बहुत सारे जगहों को ना जीता था। इसीलिए ना भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट से ना किसकी तुलना किया जाता है, तो समुद्रगुप्त के किया जाता है। तो आपका 10 नंबर क्वेश्चन का ना आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त हो जाएगा। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्म नीति का शुरुआत किसने की थी, यानी कि धर्म नीति यानी कि धर्म प्रचार की ना नीति के शुरुआत किसने किए थे। धर्म प्रचार यानी कि धर्म नीति का मतलब हो गया कि धर्म प्रचार की ना नीति के शुरुआत किस शासक ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए में चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे, या ऑप्शन नंबर बी में चंद्रगुप्त द्वितीय ने किए थे, या ऑप्शन नंबर बी में अशोक ने किए थे, या ऑप्शन नंबर डी में समुद्रगुप्त ने किए थे। तो धर्म नीति की शुरुआत किसने किए थे मेरे प्यारे बच्चों, अशोक ने किए थे। और इसको प्रियदर्शी शासक भी कहा जाता है, इसको भी आपको याद रखना है। तो धर्म नीति की शुरुआत किसने किए थे, अशोक ने किए थे। तो आपको 11 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अशोक हो जाएगा। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे प्यारे बच्चों की पुराणों की संख्या कितनी है। अब आपसे पूछा जाता है कि पुराणों की संख्या है ना कितनी है। देखिए क्वेश्चन 2014, 15, 22 में पूछा गया है कि पुराणों की संख्या कितनी। ऑप्शन नंबर ए में 16 है, या ऑप्शन नंबर बी में 18 है, या ऑप्शन नंबर सी में 19 है, या ऑप्शन नंबर डी में 20 है। तो पुराणों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, 18 है। तो आपको 12 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 18 हो जाएगा।
चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों की श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। यानी कि एक व्यक्ति है श्वेतांबर, एक व्यक्ति है दिगंबर, का संबंध है ना किस धर्म से है। ऑप्शन नंबर ए में बौद्ध धर्म से है, या ऑप्शन नंबर बी में विष्णु धर्म से है, या ऑप्शन नंबर सी में शैव धर्म से है, या ऑप्शन नंबर डी में जैन धर्म से है। तो श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है, जैन धर्म से है। तो आपको 13 नंबर क्वेश्चन का ना आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, जैन धर्म से है। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों की इब्न बतूता की, यानी कि इब्न बतूता है ना अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था। यानी कि अब आपसे पूछा जाता है कि जो इब्न बतूता था ना एक यात्रा था जो भारत के यात्रा करने आए थे, यानी कि ये यात्री लोग थे ना, तो ये इब्न बतूता है ना जो भारत में आया था ना, अलग अलग जगहों पर ना घूमा ना, तो इन्होंने एक यात्रा वृत्तांत की रचना की। तो उस यात्रा वृत्तांत को ना इन्होंने किस भाषा में लिखा था। देखिए एक क्वेश्चन आपको 2014 में 17 में 19 में पूछा गया है। यानी कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा विवरण का किस भाषा में लिखा है। यानी कि यात्रा वृत्तांत होता है ना जो एक बुक होता है जो अपने यात्रा के दौरान जितना भी चीज वो देखे होते हैं ना उन सभी को ना एक बुक में लिखता है और उसी को ना यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। तो इब्न बतूता ने ना अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था। ऑप्शन नंबर ए में फारसी में, या ऑप्शन नंबर बी में उर्दू में, या ऑप्शन नंबर सी में अंग्रेजी में लिखा था, या ऑप्शन नंबर डी में अरबी में। तो इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण मेरे प्यारे बच्चों किस भाषा में लिखा था, अरबी भाषा में लिखा था। और इब्न बतूता का मेरे प्यारे बच्चों यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है, रेहला है। इसको भी आपको याद रखना। और रेहला भी किस भाषा में, अरबी भाषा में ही लिखा गया है। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत का क्या नाम है, रेहला नाम है। और इब्न बतूता अपनी यात्रा विवरण किस भाषा में लिखा है, अरबी भाषा में लिखा है। और इब्न बतूता किस देश का मूल निवासी थे मेरे प्यारे बच्चों, मोरक्को जो देश है ना उसका एक मूल निवासी था। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे प्यारे बच्चों इब्न बतूता किस देश का यात्री था। यानी कि अब आपसे पूछा जाता है कि इब्न बतूता थे ना जो किस देश का ना यात्री था। देखिए 2013 में, 15 में, 16 में, 20 में, 23 में, 24 में पूछा गया है कि इब्न बतूता है ना किस देश के यात्री है। ऑप्शन नंबर ए में मोरक्को के है, या ऑप्शन नंबर बी में उज्बेकिस्तान के है, या ऑप्शन नंबर सी में तुर्की के है, या ऑप्शन नंबर डी में ईरान के है। तो इब्न बतूता किस देश के निवासी थे, मोरक्को देश के निवासी थे। और उज्बेकिस्तान का कौन थे, अलबिरोनी किस देश का निवासी थे, उज्बेकिस्तान का थे। इसको भी आपको याद रखना। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों स्तूप संबंधित है। अब आपसे पूछा जाता है कि स्तूप है ना जो संबंधित है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों ढेर या थुआ, यानी कि एक मिट्टी का ढेर या थुआ को बोला जाता है स्तूप। स्तूप का जो ढेर या थुआ, जब महात्मा बुद्ध का ना मेरे प्यारे बच्चों जब मृत्यु हो गया ना तो उनके जो सर्व होता है ना उनके सर्व को ना 8 भागों में काट कर ना उनको मिट्टी में गाड़ दिया था और उस पर इस प्रकार से ना एक भवन का निर्माण किया गया था। उनके शव को इस प्रकार से ना एक भवन का निर्माण किया गया था जिसको ही बाद में क्या स्तूप का संज्ञा दिया गया। जब महात्मा बुद्ध ना उन्होंने जब मर गया ना तो उनके सर्व को ना मेरे प्यारे बच्चों 8 भागों में बांट दिया गया और उनके समाधि पर यानी कि उनको जिस जगह पर गाड़ा था ना उस जगह पर एक भवन का निर्माण किया गया था जो भवन इस प्रकार से था और बाद में ना इसी को ना स्तूप कहा गया था। तो स्तूप का संबंध किस धर्म से है, जैन धर्म से है, या ऑप्शन नंबर बी में बौद्ध धर्म से है, या ऑप्शन नंबर सी में हिंदू से है, या ऑप्शन नंबर डी में सिख से है। तो स्तूप का संबंध किस धर्म से मेरे प्यारे बच्चों, बौद्ध धर्म से है। तो आपको 16 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है, महात्मा बुद्ध है। और जैन धर्म का संस्थापक महावीर स्वामी थे, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, हियान एवं मयान किस धर्म से संबंधित थे। अब आपसे पूछा जाता है कि हीन यान एवं महायान किस धर्म से न संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए में जैन धर्म से, या ऑप्शन नंबर बी में बौद्ध धर्म से, या ऑप्शन नंबर सी में हिंदू धर्म से है,
या ऑप्शन नंबर डी में मुस्लिम धर्म से। तो हीनयान एवं महायान किस धर्म से संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों? बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो आपको 17 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से हो जाएगा। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी? अब आपसे पूछा जाता है कि जो कलिंग की लड़ाई यानी कि एक कलिंग जगह है ना, उस पर न अशोक और एक दूसरा शासक के साथ न एक लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें अशोक शासक का न जीत हुआ था। किस जगह पर? कलिंग की। तो वही पूछा जाता है कि कलिंग की है ना लड़ाई कब लड़ी गई थी? 261 ईसा पूर्व का मतलब तो आप जानते हैं, यानी कि ईसा मसीह के ना जन्म के पहले के साल को ईसा पूर्व का कहा जाता है, और ईसा मसीह के जन्म के बाद के साल को आपको ईसवी बोला जाता है। तो 261 ईसा पूर्व में लड़ी गई थी, या ऑप्शन नंबर बी में है 280 ईसा पूर्व, या ऑप्शन नंबर सी में आपको 290 ईसा पूर्व, या ऑप्शन नंबर डी में है 285 ईसा पूर्व। तो कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी मेरे प्यारे बच्चों? 261 ईसा पूर्व। और देखिए क्वेश्चन 2021 में और 24 में पूछा भी गया है। तो कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 261 ईसा पूर्व में लड़ी गई थी। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितनों दिनों तक चला? यानी कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था यह कौरव और पांडव के बीच ना, तो वो युद्ध है ना महाभारत के जो कुरुक्षेत्र में हुआ था, तो उसमें कितने दिनों तक चला था? ये देखिए क्वेश्चन आपको 17 में, 18 में, 19 में, 20 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो कुरुक्षेत्र का यानी कि महाभारत का ना युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितनों दिनों तक चला था? ऑप्शन नंबर ए में 10 दिन, या ऑप्शन नंबर बी में 12 दिन है, या ऑप्शन नंबर सी में 18 दिन है, या ऑप्शन नंबर डी में 20 दिन है। तो महाभारत का युद्ध है ना कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला था? तो 18 दिनों तक चला था। तो आपको 19 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 18 दिन हो जाएगा। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? ये जो महाभारत है ना, इसकी रचना है ना किस भाषा में हुई है? ऑप्शन नंबर ए में पाली भाषा में, या ऑप्शन नंबर बी में संस्कृत भाषा में, या ऑप्शन नंबर बी में प्राकृतिक भाषा, या ऑप्शन नंबर डी में हिंदी भाषा। तो महाभारत की रचना किस भाषा में हुआ है? संस्कृत भाषा में हुआ है। तो आपको 20 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संस्कृत भाषा। और एक बात यह भी बतला देना चाहता हूं कि जो रामायण है ना उसकी किस भाषा में रचना हुई? तो उसका भी संस्कृत भाषा में ही रचना हुआ है। अब आपसे पूछा जाएगा कि महाभारत की रचना किसने की? तो वेद व्यास जी ने किया था। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। इसको भी आपको याद रखना है। और फिर आपसे कोई पूछ देगा कि रामायण की रचना किसने की? तो वाल्मीकि जी ने की। इसको भी आपको याद रखना है। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे प्यारे बच्चों किताब उल हिंद अथवा तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृतांत लिखा है? यानी कि अब आपसे पूछा जाता है कि एक होता है ना, एक किताब है किताब उल हिंद अथवा तहकीक हिंद में ना किसका यात्रा वृतांत लिखा गया? यानी कि कौन सा व्यक्ति है ना जो अपने यात्रा के समय ना जो चीज भी देखा था उसके बारे में इन बुक में किसने लिखा है? यानी कि किताब उल हिंद और एक है तहकीक हिंद में ना किसने लिखा है? देखिए एक क्वेश्चन आपको 2018 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में पूछा गया है। तो किसने लिखा है मेरे प्यारे बच्चों? देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए में इब्न बतूता, या ऑप्शन नंबर बी में अल बिरूनी है, या ऑप्शन नंबर सी में मेगास्थनीज है, या ऑप्शन नंबर डी में मार्को पोलो है। तो किताब उल हिंद अथवा तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृतांत लिखा गया है मेरे प्यारे बच्चों? अल बिरूनी का लिखा गया है। और ये दोनों बुक है ना किताब उल हिंद अथवा तहकीक हिंद किनके द्वारा लिखा गया है? अल बिरूनी के द्वारा लिखा गया है। और किस भाषा में लिखा गया है? अरबी भाषा में। इसको भी आपको याद रखना है। और मेरे प्यारे बच्चों इब्न बतूता के द्वारा रेहला लिखा गया है, ये भी अरबी भाषा में ही लिखा गया है। और मेगास्थनीज है ना जो इंडिका बुक का रचना किया था, इसको भी आपको याद रखना है। तो आपको 21 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अल बिरूनी हो जाएगा। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों की कैप्टन हॉकिंस किस मुगल यानी कि किस मुगल शासक के दरबार में आया था? यानी कि कैप्टन हॉकिंस है ना किस मुगल शासक के दरबार में आया था? देखिए एक क्वेश्चन आपको 2013 में, 2016 में, 2017, 21, 22, 23 सभी में पूछा गया। यानी कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? ऑप्शन नंबर ए में अकबर के दरबार में आया था, या ऑप्शन नंबर बी में जहांगीर के दरबार में आया था, या ऑप्शन
नंबर सी में औरंगजेब के दरबार में आया था, या ऑप्शन नंबर डी में शाहजहां के दरबार में आया था। तो कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था। तो आपको 22 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फिर आपका इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों कि महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है। अब आपसे पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध का ना जन्म स्थान कहाँ है, यानी कि उनका जन्म कहाँ हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में मेरे प्यारे बच्चों नालंदा में, या ऑप्शन नंबर बी में पावापुरी में, या ऑप्शन नंबर डी में बौद्ध गया में, या ऑप्शन नंबर डी में कपिल वस्तु में। तो महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पर है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों उनका जन्म कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु लुम्बिनी में हुआ था। आपको 23 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कपिल वस्तु लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। और आपसे पूछ देगा कि मेरे प्यारे बच्चों महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, यानी कि महावीर स्वामी का ना जन्म स्थान कहाँ है? तो उसका जन्म स्थान कहाँ है? कुंदन वन वैशाली में है। और महात्मा बुद्ध का मेरे प्यारे बच्चों पूछ देगा कि बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और फिर आपसे पूछ देगा कि महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? तो उनके बचपन का नाम मेरे प्यारे बच्चों वर्धमान था। और महात्मा बुद्ध को न कितने वर्ष के उम्र में मेरे प्यारे बच्चों उनके ज्ञान की प्राप्ति हो गए थे? तो 6 वर्ष के। और महावीर स्वामी के कितने वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो 12 वर्ष में हुआ था। इन सभी पॉइंट को भी आपको याद रखना है। और महात्मा बुद्ध ही है ना जो बौद्ध धर्म के संस्थापक है, और जैन धर्म का संस्थापक किससे? महावीर स्वामी को माना जाता है। इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों की वेदों की संख्या कितनी है। अब आपसे पूछा जाता है कि वेदों की संख्या कितनी है। हम सभी जानते हैं कि वेदों की संख्या कितनी होते? 4 वेद होते हैं। एक होते ऋग्वेद, एक होते सामवेद, एक होते यजुर्वेद और एक होते अर्थवेद। तो वेदों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? 4 है। तो आपको 24 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए फिर आपका इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों कि महात्मा बुद्ध को ना ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। अब आपसे पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध को ना ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था और कितने वर्ष के उम्र में हुआ था। तो कितने वर्ष की उम्र में? 6 वर्ष की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया था महात्मा बुद्ध को। और किस स्थान पर हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? बौद्ध गया में हुआ था। तो आपको 25 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बौद्ध गया हो जाएगा। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों कि मौर्य साम्राज्य का न प्रथम शासक कौन था, यानी कि मौर्य साम्राज्य का न प्रथम शासक, यानी कि मौर्य साम्राज्य को न किसने स्थापना किया था, उनका पहला शासक कौन था। ये क्वेश्चन देखिए आपको 21, 22, 23 में पूछा गया कि मौर्य साम्राज्य का न प्रथम शासक कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में बिंदुसार, या ऑप्शन नंबर बी में चंद्रगुप्त, या ऑप्शन नंबर सी में महेंद्र, या ऑप्शन नंबर डी में अशोक। तो मौर्य साम्राज्य का मेरे प्यारे बच्चों आपका प्रथम शासक था चंद्रगुप्त, और द्वितीय शासक था आपका बिंदुसार, और तृतीय शासक था आपको अशोक। तो अब आपसे ना पूछ दे कि मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक तो कौन था, तो बिंदुसार लगाना। और फिर आपसे पूछ दे कि मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था, यानी कि तृतीय शासक कौन था, तो अशोक था। और प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। तो आपको 26 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त था। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों की मुद्रा राक्षक किसकी रचना है। अब आपसे पूछा जाता है कि जो मुद्रा राक्षक है ना किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए में कौटिल्य के है, या ऑप्शन नंबर बी में विशाखादंत के है, या ऑप्शन नंबर सी में मेघास्तनीज के है, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं है। तो कौटिल्य की मेरे प्यारे बच्चों कौन सी रचना है? अर्थशास्त्र। और मेघास्तनीज का कौन सी रचना है? इंडिका। और विशाखादंत का ही मुद्रा राक्षक रचना है। तो आपको 27 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? विशाखादंत हो जाएगा। और कालिदास जी का कौन सी रचना? मेघदूतम है। किसका? कालिदास जी की रचना। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों के सिंधु घाटी सप्ताह में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले। अब आपसे पूछा जाता है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता जिसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं ना, उसमें एक विशाल स्नानागार का अवशेष मिला है। तो कहाँ से मिला है? ऑप्शन नंबर ए में हड़प्पा से मिला, या ऑप्शन नंबर बी में मोहनजोदड़ो से, या ऑप्शन नंबर सी में कालीबंगा से, या ऑप्शन नंबर डी में लोथल से। तो हड़प्पा सभ्यता में ना विशाल स्नानागार और अन्नागार का अवशेष कहाँ से मिला
मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। और नृत्य करते हुई मूर्तियों का अवशेष भी मोहनजोदड़ो से मिला है। इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। तो आपको 28 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? मोहनजोदड़ो हो जाएगा। और आपसे पूछ देगा कि RH-37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है, तो ये हड़प्पा से मिला है। और कालीबंगा से हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से। और अगिन कुंड का साक्ष्य भी आपको कालीबंगा से मिला है। और गोदीबारा का साक्ष्य आपको कहाँ से मिला है मेरे प्यारे बच्चों? गोदीबारा का या गोदीबीरा का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो लोथल से मिला है। और लोथल किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे और स्थित है। यानी कि कालीबंगा किस नदी के? सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। और ये जो मोहनजोदड़ो है मेरे प्यारे बच्चों, ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और ये हड़प्पा है जो रावी नदी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन देखिए आपको कितना बार पूछा गया है, 15 में, 16 में, 17, 19, 22, 23 सभी में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो से। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अन्नागार का अवशेष कहाँ से मिले, तो आपको बतलाना है मेरे प्यारे बच्चों मोहनजोदड़ो से मिला है। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता में न गोदीबारा का साक्ष्य कहाँ से मिला, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में न गोदीबारा या गोदीबीरा का न साक्ष्य कहाँ से मिला है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों की हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। अब आपसे पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता जिसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाता है, उस सभ्यता है ना किस युग की सभ्यता? ये देखिए 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए में लौह युग से है, या ऑप्शन नंबर बी में कांस्य युग के है, या ऑप्शन नंबर सी में ये भी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता मेरे प्यारे बच्चों किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता है। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। अब आपसे पूछा जाता है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है मेरे प्यारे बच्चों? तो किस नदी के? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। लोथल और धौलावीरा है ना भारत के न गुजरात राज्य में न अभी वर्तमान में स्थित है, इसको भी आपको याद रखना है। और लोथल किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और ये सरस्वती नदी के किनारे कौन स्थित है? कालीबंगा। और रावी की नदी के हड़प्पा और सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है। और इसी क्वेश्चन के साथ मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो का आपका द एंड होता है। और इसका आपको PDF साथ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एक आर्ट्स क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर इसका PDF हम अपलोड कर दिए हैं। अगर आप अब आपको कमेंट में बतलाना है कि आपका 30 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, इसका जब बतलाना है जरूर से आप लोग जरूर बतलाइएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।